हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हमारा सेशन चल रहा है क्लास 10th बायोलॉजी का, जिसमें हम फिजिक्स के पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपको चैप्टर चल रहा है हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड पार्ट में आज और क्वेश्चनों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। तो अगले पार्ट में हमें जो दे रखा है सेकंड पार्ट, इसमें हमें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पार्ट सेकंड, इसमें इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन हमें दे रखे हैं जो प्रीवियस एग्जामों में आपसे पूछे गए हैं। तो बात करते हैं, स्लाइड में चलते हैं अगली में। और क्वेश्चन अगला हमें दे रखा है क्या, कि भूसंपर्क तार का क्या कार्य है। भूसंपर्क तार मतलब जिसको हम अर्थिंग वायर बोल देते हैं। तो धातु के आवरण वाले विद्युत संधारित्रों को भूसंपर्कित करना क्यों आवश्यक है भाई? हम क्यों इन तारों को, जैसे आपने देखा होगा घर में जब लाइट आती है तो उनके लिए दो वायर चाहिए, एक हमें करंट का वायर चाहिए होता है और एक हमें अर्थिंग का वायर चाहिए होता है। दोनों को हम लेके चलते हैं। तो जो हमारा अर्थिंग वाला वायर है वो वायर हमारा भूसंपर्कित रहता है, मतलब जमीन से टच रहता है कहीं ना कहीं, जो कि हरे रंग का वायर होता है, इसको कलर में दिया जाता है, जो कि विद्युत रोधी आवरण से ढका रहता है। इसके ऊपर एक प्लास्टिक की एक कवर छड़ा रहता है, जिसको हम आवरण बोल देते हैं उसका, जो घर के निकट भूमि के भीतर बहुत गहराई पर दबा दिया जाता है। आजकल इसका उपयोग जहाँ पर हमारा ट्रांसफार्मर रखा रहता है उसी के जस्ट नीचे जमीन में अर्थिंग बनाया जाता है और वहीं से खंभे पर अर्थिंग का वायर लेकर आते हैं। इस तरीके से संयोजित किया जाता है। लेकिन पहले हम घर में ही अर्थिंग वायर बना लेते थे और यह तार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालन पथ प्रस्तुत करता है, जिससे कि इसमें से आसानी से धारा होकर जमीन के अंदर जा सकती है जब भी कभी घर में ज्यादा मात्रा में धारा आती है। तो किसी क्षरण होने वाली अवस्था पर सादित्र का विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सादित्र मतलब जो भी उपकरण है हमारा, उसका उपयोग करने वाले व्यक्ति की तीव्र विद्युत आघात से ये हमारी क्या हो जाती है, सुरक्षा हो जाती है। मतलब जब हमें करंट लगेगा या जब हम इसके टच में कहीं से आ जाएंगे तो हमें इसका सिर्फ झटका लगेगा, ज्यादा मात्रा में विद्युत धारा हमारे शरीर में प्रवाहित नहीं होगी। धातु के आवरण वाले विद्युत सादित्रों को भूसंपर्कित करना आवश्यक होता है। इससे सादित्रों तथा उनका प्रयोग करने वालों की सुरक्षा हो जाती है और धातु के आवरणों से संयोजित भूसंपर्कित तार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालन पथ प्रस्तुत कर देता है और धात्विक सादित्रों का भूमि से संपर्क हो जाने के कारण धारा उन सादित्रों का प्रयोग करने वाले शरीर से नहीं गुजरती है, जिससे वे गंभीर झटके से क्या हो जाते हैं भाई, बच जाते हैं। तो इस तरीके से हम भूसंपर्कित तार का उपयोग घरों में करते हैं। क्लियर बात? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है 25वां क्वेश्चन जो हमें दे रखा है कि किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। तो भाई बिल्कुल हम इस क्वेश्चन को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आपसे, फिर हम बनाते हैं इसको। ये हमारी एक क्षण चुंबक दे रखी है जिसका ये नॉर्थ पोल दे रखा है जी, हमें इसका साउथ पोल दे रखा है। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं ना, वो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। चुंबक के दोनों तरफ हम इन बल रेखाओं को बनाएंगे, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर क्या होती हैं भाई, ये समाप्त होती हैं। और भी बना सकते हो आप इस तरीके से, ये ऐसे और ऐसे। ये ये है हमारे चुंबक के चारों ओर चुंबकीय बल क्षेत्र रेखाएं खींची। तो ये आपका एक डायग्राम बन के तैयार हो गया। इनमें हम कहते हैं कि ये चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ये बंद वक्र बनाती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आपसे डिस्कस हो चुका है। क्लियर? तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि भाई गैल्वेनोमीटर को परिभाषित कीजिए। ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है भाई? तो यह एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है भाई। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर जो दे रखा है ना, जिससे हमें विद्युत धारा का पता चलते हैं कि विद्युत धारा कितनी आ रही है, धारा का मापन करता है। आप ऐसे याद रखें इसको, गैल्वेनोमीटर से हम धारा का क्या करते हैं, मापन। ठीक है, यदि इससे प्रवाहित विद्युत धारा शून्य है तो इसका संकेत बिल्कुल शून्य पैमाने पर रहता है और ये अपने शून्य चिन्ह के या तो बाईं ओर
जाएगा या फिर दाईं ओर विक्षेपित हो सकता है। यह विक्षेप विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करता है। मान लो इस तरीके से हमें ये नंबर दे रखे हैं और यहाँ हमें ये 0 दे रखा है, तो ये हमें एक सुई दे रखी है, या तो ये इधर विक्षेपित होगी या फिर ये इधर विक्षेपित होगी, तो इसे हम बोल देते हैं क्या, गैल्वेनोमीटर। क्लियर, विद्युत धारा का मापन इसके द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो इसको ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है कि किसी चुंबक के आसपास का क्षेत्र में चुंबक के आकर्षण या विकर्षण का प्रभाव जहां तक रहता है या दिखाई देता है उसे हम कह देते हैं भाई, उसका चुंबकीय क्षेत्र कह देते हैं। तो चुंबक के चारों ओर जो क्षेत्र होगा वहां तक वो वस्तुओं को क्या करेगी, आकर्षित या फिर उनको क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी। उस क्षेत्र को अपन क्या कह देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कह देते हैं। क्लियर बात। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एक परिनलिका का चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है। क्या आप किसी क्षण चुंबक की सहायता से किसी विद्युत धारावाही परिनलिका के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण कर सकते हैं क्या? हाँ भाई, तो देखते हैं भाई। तो परिनलिका क्या है भाई, एक तार की कुंडली हम बना लेते हैं, वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इसका एक सिरा काम करता है उत्तरी ध्रुव का और दूसरा सिरा काम करता है इसका किसका, दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। तो परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी भाई, समांतर होंगी, सरल रेखाओं की भांति होती हैं। क्लियर बात। और किसी क्षण चुंबक की सहायता से किसी विद्युत धारावाही परिनलिका के दोनों ध्रुवों का हम क्या कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास में यदि हम क्षण चुंबक को लेके आएंगे तो यदि उत्तरी ध्रुव होगा उसका तो प्रतिकर्षण करेगा और दक्षिणी ध्रुव होगा उसका तो क्या करेगा भाई, उसको आकर्षित करेगा भाई। तो परिनलिका के पास यदि नॉर्थ पोल है और नॉर्थ पोल वाली चुंबक लाएंगे तो इनके बीच में क्या होगा भाई, प्रतिकर्षण होगा। यदि परिनलिका का नॉर्थ पोल है और यदि हमने उसके पास में चुंबक का साउथ पोल लाए तो इनके बीच में यदि क्या हो गया, आकर्षण, तो हम कह देंगे भाई कि ये इसका उत्तरी ध्रुव है और ये इसका दक्षिणी ध्रुव है। तो इस तरीके से हम एक कुंडली बनाकर परिनलिका के दोनों ध्रुवों का क्या कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं। क्लियर। दूसरा जी हमें दे रखा है एक घरेलू विद्युत परिपथ का नामांकित चित्र बनाइए, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन, एक साधारण विद्युत मोटर में स्थिर चालक पुरुषों की क्या भूमिका है। भाई एक जो मोटर का जो डायग्राम था उसमें हमने देखा था कि उसमें हमारे विभक्त बल्ब पी और क्यू धातु की बनी दो पत्तियां जिनको हमने A1 A2 या B1 B2 जो भी आप नाम बोल सकते हो को स्पर्श करते हैं, जिन्हें हम क्या कह देते हैं, ब्रुश। और इन ब्रुशों का संबंध दो संयोजन पंचों से होता है भाई, और इन पंच या पेचों से होता है, सॉरी पेचों से होता है। इन पेचों के बीच में एक बैटरी लगा दी जाती है। एक ब्रुश से विद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करती है तथा दूसरे ब्रुश से क्या होती है भाई, बाहर निकलती है, और यहाँ जाके हम दोनों वायरों को करंट का ले लेते हैं। क्लियर बात। तो ये थे हमारे ब्रुशों के कार्य, आप देख सकते हो विद्युत मोटर में। और दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, विद्युत धारा का उपयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए भाई। क्लियर बात। तो विद्युत धारा का उपयोग करते समय हम घर में यदि विद्युत धारा का उपयोग कर रहे हैं तो हमें बहुत सारी सावधानियां रखनी होती हैं, अदरवाइज हमें करंट लगने का, झटका लगने का डर बना रहता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास दे रखा है कि सभी जॉइंट जो हैं हमारे विद्युत रोधी टैप से भली भांति से ढके होने चाहिए। मतलब जहां से भी हम नया कनेक्शन देते हैं उस कनेक्शन में यदि हमने जॉइंट दे रखा है तो उसको बढ़िया अच्छे से क्वालिटी वाले टैप से उसको क्या करना चाहिए, टैपिंग करना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट दे रखा है कि भू तार का प्रयोग अवश्य होना चाहिए, मतलब अर्थिंग के वायर का प्रयोग हमें अवश्य ही घर में करना चाहिए, जिससे कि कभी भी अत्यधिक मात्रा में धारा आदि हमारे घर में प्रवाहित होती है तो हमें उसके तार के झटके ही महसूस हो, हमें ज़्यादा करंट नहीं लगे। ठीक है। दूसरा है कि हमें उस परिपथ में फ्यूज वायर का भी क्या करना चाहिए, उपयोग करना आवश्यक होगा, जिससे कि जब भी धारा ज़्यादा मात्रा में आएगी तो वो फ्यूज वायर जलकर नष्ट हो जाएगा, तो हम घर के अंदर करंट लगने से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। क्लियर। दूसरा दे रखा है कि सभी तार पूरी तरीके से ढके होने चाहिए, कहीं भी कोई ओपन वायरिंग नहीं रहनी चाहिए। मतलब जो तार के ऊपर जो भारी आवरण जो होता है ना वो कहीं से कटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि जहाँ पे भी हमारे बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं, जहाँ पे भी हमारा कोई विद्युत उपकरण लगा हुआ है, वो उसके पेच अच्छी तरह से क्या होने चाहिए भाई, कसे हुए होने चाहिए। क्लियर बात। दूसरा दे रखा है कि परिपथ की मरम्मत करते समय, सॉरी मरम्मत करते समय रबड़ के दस्ताने और जूतों का प्रयोग करना चाहिए भाई। जब भी हम कभी लाइटिंग का काम जब हम कर रहे हों तो हमें हाथों पर ग्लव्स पहनने चाहिए जो कि काय के होने चाहिए, रबड़ के,
और हमें साथ में पहने रहना चाहिए क्या, जूते। क्यों? क्योंकि रबड़ और जो जूते हम जो उपयोग कर रहे हैं रबड़ के, तो ये विद्युत के क्या होती हैं, कुचालक होती हैं, जिससे कि हमें करंट लगने का खतरा कम से कम होगा। और दूसरा, हमारा जमीन से टच नहीं होंगे हम, तो हमारी अर्थिंग भी पूरी नहीं हो पाएगी, परपथ पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए सर्किट में धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्लियर बात? तो ये थे हमारे पॉइंट। और अगला पॉइंट हमें दे रखा है कि जब विद्युत धारा उपकरण से बह रही हो तो उपकरणों का धातु आवरण को नहीं छूना चाहिए, हमें उनको टच नहीं करना चाहिए जब उसके अंदर धारा बह रही है। दूसरा है कि पेचकस है, प्लास है, हमारे पास टेस्टर है, आदि उपकरणों पर विद्युत रोधी आवरण होना चाहिए, उन्हीं का हमें उपयोग करना चाहिए। ठीक है। अगला दे रखा है कि खराब और दोषपूर्ण स्विच शीघ्र ही हमें क्या कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए, नहीं तो हमें उनसे करंट लगने का खतरा रहता है। ठीक है। अगला दे रखा है कि आग लगने या दुर्घटना की स्थिति में हमें परिपथ का स्विच क्या कर देना चाहिए, बंद। और परिपथ का स्विच यदि हम बंद कर देंगे तो वो परिपथ क्या हो जाएगा, खुला परिपथ, और उसमें धारा फिर प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है। दूसरा है कि प्रत्यावर्ती धारा एसी परिपथ में फ्यूज तार तथा स्विच विद्युत में तार लगाने चाहिए। भाई ये तो हमारा पॉइंट ऊपर ही हो चुका है। दूसरा दे रखा है कि हमें उचित क्षमता का फ्यूज प्रयोग करना चाहिए, मतलब जो भी उपकरण हमारे पास दे रखे हैं वो हमें अच्छी क्वालिटी के, जिन्हें हम हाई क्वालिटी के विद्युत उपकरण कहेंगे, वायर कहेंगे, जो भी उपकरण हमारे लग रहे हैं उनका उपयोग करना चाहिए। तो हम में ये सावधानियां हमें विद्युत धारा का उपयोग करते समय रखनी चाहिए। क्लियर बात? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि अब विद्युत चुंबक किसे कहते हैं भाई, विद्युत चुंबक। अभी तक तो हमारे पास चुंबक थी जो कि किसकी बनी हुई थी, नरम लोहे की। हमारे पास जो प्राकृतिक चुंबक थी वो चुंबक किसकी बनी होती है भाई, नरम लोहे की बनी होती है भाई, नरम लोहा। नरम लोहे से बनी हुई चुंबक का उपयोग कर रहे थे, लेकिन अब हम बनाने वाले हैं कैसी, एक विद्युत चुंबक बनाने वाले हैं भाई, विद्युत चुंबक। मतलब उसके अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, और विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित की जाएगी तब तक वो चुंबक का काम करेगी, और उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करना बंद कर देंगे तो वो चुंबक का काम करना भी क्या कर देगी, बंद कर देगी। तो क्या लेते हैं भाई हम, ऐसा बनाने के लिए चुंबक हम काय का लेने वाले हैं भाई, नरम लोहे का। तो जब किसी नरम आयरन, लोहा मतलब आयरन, टुकड़े में से विद्युत धारा गुजारी जाती है तो नरम आयरन या नरम लोहा जो होता है ना, उसके टुकड़ों में चुंबक के गुण आ जाते हैं भाई, जिसे ही हम क्या कह देते हैं भाई, विद्युत चुंबक कह देते हैं। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है भाई, या जिसको हम कहते हैं भाई शॉर्ट सर्किट कब होता है। तो इसको भी हम पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था, और अभी भी हमने इससे पिछली क्लास जस्ट जो हुई थी उसमें भी हमने आपको इससे डिस्कस किया था कि शॉर्ट सर्किट कब होता है। तो किसी विद्युत यंत्र में जब धारा कम प्रतिरोध से होकर प्रवाहित हो जाती है तो उसे हम क्या कह देते हैं, लघु पतन कह देते हैं। मतलब यदि प्रतिरोध क्या हो जाता है भाई, कम हो जाता है, और धारा का मान क्या हो जाता है भाई, बढ़ जाता है, उसी कंडीशन में हमारे पास क्या होने वाला है, लघु पतन। तो इस स्थिति में किसी परिपथ में विद्युत धारा अचानक से बहुत अत्यधिक मात्रा में हो जाती है, और जब विद्युत पथ में विद्युत में तार उदासीन तार के संपर्क में आ जाता है तो प्रतिरोध के शून्य हो जाने के कारण ऐसा होता है, लघु पतन के कारण आग लग सकती है, तार जल सकते हैं, विद्युत पथ में उपकरण जो दे रखे हैं ना वो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि कोई भी उपकरण हमारा फूंक सकता है। इससे बचने के लिए हमें विद्युत फ्यूज का घर में क्या करना पड़ता है भाई, उपयोग करना पड़ता है। तो ये है शॉर्ट सर्किट वाली कहानी कि कब ऐसा हमारे साथ हो सकता है। क्लियर बात? और अगला दे रखा है क्वेश्चन हमें कि फ्यूज तार क्या है। इस क्वेश्चन को भी हम पिछले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं और इसका उपयोग क्यों किया जाता है, फिर भी हम पढ़ते हैं इसको कि विद्युत फ्यूज वह युक्ति है कि जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में होकर जाने वाली धारा की अधिकतम मात्रा को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है विद्युत फ्यूज की सहायता से। यह एक उच्च प्रतिरोध एवं कम गलनांक की एक मिश्र धातु का बना हुआ एक छोटा सा तार होता है जो दो हल्के होल्डरों के बीच में कसा रहता है, और परिपथ में इसको हमेशा करंट के वायर या गर्म तार के साथ हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। भाई याद रखना है, आईएमपी पॉइंट आपका, कि फ्यूज वायर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और दूसरा इसको हमेशा करंट के बारे में जोड़ा जाता है, जिसमें से क्या बह रही होती है, धारा बह रही होती है। ठीक है, उसके साथ जोड़ा जाता है। जब परिपथ में अतिभारण या लघु पतन के कारण बहुत अधिक धारा प्रवाहित होती है तब ये फ्यूज तार क्या होता है भाई, अत्यधिक गर्म होकर क्या हो जाता है, पिघल कर टूट जाता है, जिससे परिपथ टूट जाता है, और परिपथ में धारा का प्रवाह क्या हो जाता है भाई, बंद हो जाता है। और इसका उपयोग विद्युत उपकरणों
की भलाई के लिए या उनकी रक्षा करने के लिए किया जाता है, जिससे हमारे जो उपकरण दे रखे हैं ना वो क्षतिग्रस्त होने से या नष्ट होने से क्या हो जाते हैं भाई, बच जाते हैं। तो ये था हमारा किसका उपयोग, फ्यूज वायर का क्या था उपयोग। क्लियर बात। तो ये था हमारा चैप्टर आपका, जो कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर आधारित क्वेश्चन। और हमारा ये चैप्टर क्या हुआ भाई कंप्लीट। इसकी पहली क्लास आपको अपलोड कर दी गई है। आप इसका फर्स्ट चैप्टर को पहले डिस्कस कीजिए, उसके बाद आप इस सेकंड चैप्टर को डिस्कस कीजिए, तो आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आएगा। और इससे आने वाले जो एग्ज़ाम हैं हमारे, फरवरी में जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं हमारे 10th क्लास, तो बहुत अच्छा खासा मटेरियल आपको यहाँ से मिलने वाला है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और अगला चैप्टर जो हमारा स्टार्ट होगा वो है हमारा क्या, उस चैप्टर को हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो उस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए सभी लोग वीडियो को अगेन लाइक करो, शेयर करो और चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो। तो एग्जाम पैटर्न के हिसाब से यदि देखा जाए तो हमने बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूरे फुल्ली सिलेबस को लगभग लगभग हम कंप्लीट करने की ओर चल रहे हैं। और आगे आने वाली जो क्लासें होंगी उसमें आपको ऑब्जेक्टिव मटेरियल दिया जाएगा। जिसकी भी क्लासें आपको मिलने वाली हैं तो सभी लोग वीडियो को शेयर करो, अपने फ्रेंडों को डिस्कस करो। और इससे रिलेटेड जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव मटेरियल जो बनता है आपको, वो आपको आगे मिलने वाला है। तो अभी हम एक चैप्टर और बचा है हमारा, उसको अभी हम अगली क्लास में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।